एवरीवन, मैं प्रगति राय सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस सब्जेक्ट के साथ टॉपिक है आपका प्रोटीन। न्यूट्रिएंट आप पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन का जो पार्ट है वो आपको बताए जा रहे हैं। जितने प्रकार के न्यूट्रिशन हैं, जिसमें आपको पहले के वीडियो में कार्बोहाइड्रेट बताया गया है, प्रोटीन के कुछ पार्ट आपने पढ़ लिया होगा, यानी प्रोटीन अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके सिलेबस का सबसे बड़ा हिस्सा न्यूट्रिशन ही है और उसमें कुछ पोषक तत्व तो काफ़ी ब्रॉड है, जिसको आपको बहुत डीप पढ़ना होगा। तो प्रोटीन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, प्रोटीन का वर्गीकरण, प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत, प्रोटीन के कार्य। तो प्रोटीन के कार्य तक आपने पढ़ा था, जिसमें आपको कुछ कार्य स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जैसे कि है आपका शरीर की वृद्धि एवं विकास करना। यानी जितने भी न्यूट्रिशन हैं उन सब के अलग अलग फंक्शन डिवाइड किए गए हैं। है तो फंक्शन उनके बहुत सारे, कार्य उनके बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो मेन होते हैं, मुख्य रूप से उनके कार्य, वो पोषक तत्वों के कार्य मुख्य रूप से उसी रूप में डिसाइड किए गए हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट में था शरीर को ऊर्जा देना, उसी तरह प्रोटीन का कार्य है शरीर की वृद्धि एवं विकास करना। यानी इसका फर्स्ट कार्य है शरीर की वृद्धि एवं विकास करना, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत करना और तंतुओं का पुनर्निर्माण करना, शरीर के विभिन्न कार्यों का नियमन एवं नियंत्रण करना, शरीर में पानी के संतुलन को नियमित करना, ऊर्जा प्रदान करना, एंजाइम हार्मोन्स के निर्माण हेतु, रोग निवारण की क्षमता उत्पन्न हेतु, मांसपेशियों के संकुचन में सहायक। यानी उनका मेन काम, प्रोटीन का मुख्य कार्य है शरीर की वृद्धि एवं विकास करना। लेकिन सेकंड स्टेज में प्रोटीन एनर्जी का कार्य भी करता है, ऊर्जा देने का कार्य भी करता है। कब? जब हमारे शरीर में वसा और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो प्रोटीन अपना सेकंड कार्य करना शुरू कर देता है। यानी इसका मेन काम होता है शरीर का निर्माण करना, वृद्धि एवं विकास करना। लेकिन जब ऑलरेडी हमारे शरीर में कहीं से एनर्जी नहीं आ रही है तो ऐसे में प्रोटीन अपना फर्स्ट जो उसका फंक्शन है उसको छोड़ के सेकेंड करना शुरू कर देता है, जिससे उसका जो पहला कार्य है शरीर की वृद्धि एवं विकास करना, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत करना, वो अवरुद्ध हो जाता है। अब जैसा आप सभी को पता है कि हमारे बॉडी में जो भी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो प्रोटीन की बनी होती हैं। सेल्स से बनता है ऊतक, टिश्यू, टिश्यू से बनता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स, और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को मिला के एक शरीर का निर्माण हो रहा है। तो निर्माण इसका मेन है। यानी एक तरह से देखा जाए, अगर जल हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे जीवन में, जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, तो उस हिसाब से प्रोटीन सेकंड नंबर पे आता है, क्योंकि निर्माण कार्य हो रहा है। एक शिशु क्या, जब एक कोई माँ है, कोई लेडी है, वो प्रेग्नेंट हो रही है, गर्भाधान हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उस समय जो जाइगोट है उस स्त्री के गर्भ में वो एक सुई की नोक के समान होता है। लेकिन वही जाइगोट धीरे धीरे 9 महीने में एक शिशु का रूप ले लेता है। तो एक शिशु जो एक बीज के रूप में माँ के गर्भ में रह रहा है, वो वृद्धि एवं विकास के कारण ही 9 महीने में पूर्ण रूप से एक शिशु का रूप ले रहा है, जो कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका बॉडी वेट 2.5 से 3.5 kg होता है मिनिमम। उसकी जो लंबाई है वो 18 से 20 इंच तक होती है। तो इस तरह से एक बच्चा जब जन्म ले रहा है तो उसकी हाइट वेट इस प्रकार से है। लेकिन वही बच्चा जब किशोरावस्था के अंत में जा रहा है, लगभग 20-21 वर्ष में जा रहा है, तो उसकी जो हाइट है वो लगभग 5 से 6 फीट तक हो सकती है। उसका जो बॉडी वेट है वो 50 से 60-65 kg तक हो जाता है। यानी कितना चेंजेस आ रहा है एक
बच्चे के शरीर में समय के हिसाब से, अवस्थाओं के हिसाब से। तो ये जितने भी परिवर्तन हैं, ये सारे पोषक तत्वों की वजह से ही हो रहे हैं हमारे शरीर में परिवर्तन, और उन पोषक तत्वों के अलग अलग कार्य निर्धारित हैं। तो इसी प्रकार से प्रोटीन के ये सारे कार्य हैं, जैसे शरीर के वृद्धि एवं विकास करना, तंतुओं का पुनर्निर्माण, मरम्मत, यानी जो भी हम कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य करने के हिसाब से, या फिर कुछ ऐसा हो जा रहा है, हम कहीं गिर गए, हमें चोट लग गई, हम बीमार हैं, तो ऐसे में हमारे सेल्स डैमेज होते हैं, टूटते हैं, नष्ट होते हैं, तो वो उसको फिर से उसका मरम्मत करता है, पुनर्निर्माण करता है, कौन? प्रोटीन करता है। इसके अलावा जो भी हमारे बॉडी के अलग अलग इंटरनल फंक्शन है, उसको करने में हेल्प करता है प्रोटीन। हमारे शरीर में पानी के संतुलन को नियमित करता है, यानी आपको पता है हमारा शरीर लगभग 70% पानी से बना हुआ है। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तब भी हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है, हम बीमार पड़ सकते हैं। तो ऐसे में जो शरीर में पानी है उसको संतुलित करके रखता है, बैलेंस करके रखता है। ऊर्जा भी प्रदान कर रहा है। अगर हमारे शरीर में ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट और वसा पर्याप्त मात्रा में है, तो प्रोटीन भी हम अच्छे मात्रा में ले रहे हैं, यानी जो हमारी मांग है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से अगर हम प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट डेली अपने डाइट में लेते हैं तो सारे पोषक तत्व तो अपना अपना कार्य कर रहे हैं। प्लस प्रोटीन की जो बचत हो रही है, यानी सारे काम को करने के बाद जो प्रोटीन की बचत हो रही है वो हमारे शरीर में एकत्रित रहता है और जरूरत के हिसाब से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर में अनेक प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स और एंजाइम्स ना रहें तो हमारा शरीर का संचालन, नियमन, नियंत्रण नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर एक एंजाइम के कार्य अलग हैं, हर एक हार्मोन्स के कार्य अलग हैं। तो इस प्रकार से एंजाइम और हार्मोन्स का निर्माण भी प्रोटीन के द्वारा हो रहा है। रोग निवारण की क्षमता उत्पन्न हेतु, यानी हमारा शरीर रोग से बचा रहे, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो, इसके लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्योंकि आपको पता है जब एक शिशु जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उसको माँ का दूध ही देना सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि जन्म के बाद माता के द्वारा जो माता के स्तनों में जो दूध निर्माण हो रहा है, तो सबसे पहला जो दूध होता है वो गाढ़ा पीले रंग का होता है, जिसमें कोलेस्ट्रम पाया जाता है। और ये जो कोलेस्ट्रम है वो बच्चे के अंदर रोग निवारण क्षमता की वृद्धि करता है, क्योंकि एक शिशु माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहा है, उसका जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल अलग रहा है, उसकी जो जलवायु है सब अलग रही है। वो सांस भी ले रहा है तो माता के द्वारा ही ले रहा है, भोजन ग्रहण कर रहा है तो माता के द्वारा कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अचानक से जब वो बर्थ उसका हो रहा है, यानी जन्म ले रहा है, जन्म लेने के बाद अचानक से इस एटमॉस्फेयर में बच्चा आता है तो खुद को ढाल नहीं पाता है। ऐसे में बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। और कुछ बच्चे ऐसे तो बड़े सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव वो इसीलिए है क्योंकि उनके अंदर रोग निवारण जो क्षमता है वो कम है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होता है। तो प्रोटीन हमारे शरीर में रोग निवारण क्षमता को बढ़ाता है, यानी रोगों से बचाने की क्षमता उत्पन्न करता है। मांसपेशियों के संकुचन में सहायक, अगर शरीर में मांसपेशियां हैं तो वो संकुचित भी होती रहती हैं, तो संकुचन अगर नहीं हो रहा है तब भी काफ़ी अंदर से कठिनाई हो रही है, यानी कोई ना कोई हमारे शरीर में कमी अवश्य है। तो प्रोटीन का ये भी कार्य है कि शरीर में जो मांसपेशियां हैं उसके संकुचन में सहायता प्रदान करता है। ये तो था प्रोटीन के कार्य, जो कि आपको पहले के वीडियोस में भी बताए गए थे। अब आते हैं प्रोटीन की कमी के प्रभाव। तो बेसिकली प्रोटीन की जो कमी होती है वो तो हर एक एज ग्रुप में हो सकती है। अब क्योंकि ये पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट है, तो ये हर एक एज ग्रुप के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई बाल्यावस्था में है तो उसको प्रोटीन देना है और कोई वृद्धावस्था में है तो उसको प्रोटीन नहीं देना है, क्योंकि आपने फंक्शन देखा था। मेन इसका फंक्शन क्या है? शरीर का निर्माण, वृद्धि एवं विकास, तंतुओं के टूट फूट की मरम्मत। तो आप ये सोचेंगे कि ये सारी चीजें तो एक एज तक ही सीमित है, किशोरावस्था के बाद वृद्धि एवं विकास होता ही नहीं है,
किशोरावस्था के बाद अगर वृद्धि में विकास नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो तो क्षतिग्रस्त हो रही हैं, वो तो डैमेज हो रहे हैं। वृद्धावस्था में कार्य कम रहता है, यानी जो शारीरिक श्रम है वो कम है, एक तरह से रिटायरमेंट हो जाते हैं। वृद्धावस्था में हर तरह की जिम्मेदारियों से व्यक्ति रिटायर्ड हो जाता है, सिर्फ जॉब से नहीं, घरेलू जो भी कार्य हैं, सामाजिक कार्य, हर तरह से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसे में उनका शारीरिक श्रम बहुत ही कम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका शारीरिक श्रम कम है तो उन्हें प्रोटीन की कम आवश्यकता है, क्योंकि आप सभी को पता है वृद्धावस्था में ऑलरेडी जो शरीर की मांसपेशियां हैं, जो सेल्स हैं, वो ऑलरेडी डैमेज होते जाते हैं। अवस्था ही ऐसी है कि वो कमजोरी अपने आप होती जाती है, झुर्रियां पड़ने लगती हैं, मांसपेशियां लचीली हो जाती हैं। इसके अलावा जो हमारे बॉडी में सेल्स हैं वो अपने आप क्षतिग्रस्त होते हैं। तो ऐसे में उस एज में भी प्रोटीन की उतनी रिक्वायरमेंट है। मतलब हर एक एज ग्रुप का अलग अलग एक मात्रा निर्धारित है, लेकिन प्रोटीन हर एक एज ग्रुप के लिए जरूरी है। तो अगर प्रोटीन की कमी हो जा रही, कमी किसी भी अवस्था में हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो 3 रोग दिखाए जा रहे हैं, क्वाशियोकार, मैरास्मस, मैरास्मिक क्वाशियोकार, ये प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं जो बेसिकली बच्चों में होते हैं। जो 3 प्रकार से आपको दिख रहे हैं, जो कि है, पहला है आपका क्वाशियोकार, दूसरा है सूखा रोग, मैरास्मस को सूखा रोग भी बोलते हैं, और तीसरा है मैरास्मिक क्वाशियोकार। अब ये जो क्वाशियोकार है, ये अधिकतर जो 1 से 4 वर्ष के बच्चे रहते हैं, ये उनमें देखने को मिलता है क्वाशियोकार। और यह रोग, इस रोग में कोई बच्चा है जो 1 से 4 वर्ष का है, तो उसके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, ऊर्जा की कमी नहीं रहती है। जैसे कभी ऐसा हो जाता है कि कोई बच्चा, किसी बच्चे को कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में दिया जा रहा है, लेकिन प्रोटीन उसको पर्याप्त मात्रा में उसकी अवस्था के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से नहीं दी जा रही है, तो ऐसे में क्वाशियोकार नामक रोग हो जाता है। यह ऊर्जा की कमी से नहीं होता है, यानी बस प्रोटीन की कमी से होता है। और ये जो क्वाशियोकार है, यह एक अफ्रीकन शब्द है, और यह जो क्वाशियोकार रोग है, ये ज़्यादातर अफ्रीका के देशों में ही देखने को मिलते हैं। अफ्रीकन ये शब्द भी है, और अफ्रीका में ये ज़्यादातर ये रोग देखने को मिलता है, बच्चों में देखने को मिलता है। जो कि इसका एक तरह से अर्थ होता है, अफ्रीकन शब्द है ये, और इसका अर्थ होता है कि वह रोग जो पहले बच्चे को दूसरे बच्चे के जन्म के बाद हो। यानी आसान शब्दों में आप समझ सकते हैं कि कोई भी एक माता है, उसका एक बच्चा अभी बहुत छोटा है, और अभी उसमें गैप नहीं है, बहुत ही कम समय के बाद तुरंत दूसरा बच्चा हो गया है, यानी 2 बच्चों के बीच में अंतर नहीं है, 3 से 4 साल का अंतर होना चाहिए कम से कम, वो नहीं है। तो ऐसे में जो बड़ा बच्चा है उसके अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है, इसके वजह से बच्चा क्वाशियोकार नामक रोग से ग्रसित हो जाता है। अगर बच्चा 1 साल के बाद ही दूसरा बच्चा पैदा हो गया हो, 1.5 साल के बाद दूसरा बच्चा पैदा हो गया हो, यानी उन 2 बच्चों के बीच में अंतर ना हो, तो ऐसे में बच्चा क्वाशियोकार नामक रोग से पीड़ित हो जाता है। यानी ये जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चा जो 2 साल के गैप के पहले ही पैदा हो गया है वो क्वाशियोकार से पीड़ित हो जाएगा, बल्कि देख रेख की बात है, उसके आहार की बात है, कि उसके आहार में अगर ध्यान दिया जा रहा है तो पीड़ित नहीं होगा, और अगर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो वो क्वाशियोकार नामक रोग से ग्रसित हो जाएगा। तो सबसे पहले जो क्वाशियोकार नामक रोग है, यह सन 1935 ईस्वी में सबसे पहले इसका पता चला था। क्वाशियोकार नामक रोग का पता सन 1935 ईस्वी में चला था, और जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था सिसली नामक वैज्ञानिक। सबसे पहले इन्होंने इसकी खोज की थी। सिसली विलियम नाम है इनका, जो सन 1935 में इस रोग का पता लगाए थे। और यदि यह रोग किसी बच्चे में हो जाता है तो क्या लक्षण देखने को क्या मिलेंगे, क्योंकि कभी भी कोई भी रोग हो रहा है किसी भी इंसान के अंदर, जैसे नॉर्मली अगर हमें सर्दी जुकाम, अगर हमें बुखार हो रहा है तो बुखार के भी एक लक्षण होते हैं, जैसे शरीर में दर्द, सिर में दर्द, सर्दी जुकाम होना। तो इसी तरह अगर क्वाशियोकार नामक रोग हो जा रहा है किसी बच्चे में तो उसके क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो लक्षण में हो जाएगा, सबसे पहले तो प्रोटीन की कमी है तो वृद्धि में रुकावट होगी ही।
यानी शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगा। इसके अलावा शरीर के कुछ हिस्सों में स्वेलिंग देखने को मिलता है, सूजन देखने को मिलता है, जैसे हाथों पे, पैरों के जंघों पे, पंजों पे, चेहरे पे, यानी कुछ विशेष अंगों में थोड़ी बहुत या फिर अधिक स्वेलिंग देखने को मिलती है। यानी बच्चा दिखने में लगेगा बड़ा तंदुरुस्त है, भरा भरा शरीर है, लेकिन वो तंदुरुस्ती नहीं होती है, उसके शरीर का सूजन होता है, स्वेलिंग होता है। इसके अलावा उनकी जो मांसपेशियां हैं वो अंदर ही अंदर नष्ट होती हैं, बाहर से वो तंदुरुस्त दिखेंगी लेकिन अंदर ही अंदर नष्ट होती हैं। अब कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो जाहिर सी बात है मानसिक परिवर्तन होगा ही। तो क्वाशियोकर नामक रोग से भी ग्रसित बच्चे के अंदर मानसिक परिवर्तन होता है, यानी बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, हमेशा रोएगा, खेलने में उसको रुचि नहीं होगी, भूख नहीं लगेगी। इसके अलावा रक्तहीनता भी हो सकता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का निर्माण भी प्रोटीन की सहायता से ही हो रहा है, तो प्रोटीन की कमी है तो हीमोग्लोबिन की भी कमी हो सकती है। तो ऐसे में एनीमिया का खतरा रहता है या एनीमिया हो जाता है। यकृत पर वसा का जमाव, ये भी एक लक्षण है। त्वचा पर प्रभाव, यानी त्वचा एकदम बेजान, रूखा, कांतिहीन हो जाता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, बहुत बच्चों का त्वचा बहुत खिला खिला रहता है, होना चाहिए, लेकिन क्वाशियोकर नामक रोग से ग्रसित जब बच्चा हो जाता है तो उसका त्वचा क्या हो जाता है, उसके जो पिगमेंट होते हैं उस पिगमेंट में काले काले चकत्ते पड़ जाते हैं, यानी हमारे शरीर का जो रंग है वो चेंज हो जाता है। बालों पर प्रभाव, प्रोटीन की कमी से बालों पर भी प्रभाव पड़ता है। भूख में कमी आ सकती है, अतिसार हो सकता है, और जो चेहरे की आकृति है वो चंद्राकृति मुख हो सकती है, यानी चंद्रमा के आकृति के समान चेहरे की बनावट हो जाती है, क्योंकि चेहरे पे स्वेलिंग हो जाता है तो चेहरा एकदम गोल दिखने लगता है। और ये गोल जो वसा का प्रभाव नहीं है, यानी किसी किसी का चेहरा गोल इसलिए होता है या फिर भरा भरा चेहरा रहता है क्योंकि वसी अम्ल एकत्रित है, लेकिन यहाँ पे वसा का प्रभाव नहीं है बल्कि स्वेलिंग का प्रभाव है, इसलिए चेहरे की आकृति चंद्रमा के जैसी हो जाती है। इसके अलावा विटामिन की कमी हो जाती है। तो ये क्वाशियोकर था। मैरास्मस यानी इसको बोलते हैं सूखा रोग। अब जैसा कि नाम में ही पता चल रहा है, सूखा रोग। अब इस रोग में क्या होता है, प्रोटीन की भी कमी होती है और ऊर्जा की भी कमी होती है, यानी इसको शॉर्टकट में बोला जाता है PEM, यानी प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। कुपोषण को बोला जाता है मेल न्यूट्रिशन। तो इसमें प्रोटीन की भी कमी है, ऊर्जा की भी कमी है, तो इसको मिला के प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन यानी सूखा रोग। सूखा रोग मैरास्मस इसको बोलते हैं। तो मैरास्मस का अर्थ होता है, यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। जो मैरास्मस है वो ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है टू वेस्ट, यानी व्यर्थ होना, शरीर का व्यर्थ होना। यहाँ पे शरीर से ही लिया गया है तो शरीर व्यर्थ हो रहा है तो उसको बोलते हैं टू वेस्ट। अब इसमें दोनों की कमी है, यानी ऊर्जा की भी कमी है और प्रोटीन की भी कमी है। तो ऐसे में इसके जो लक्षण देखने को मिलेंगे, शरीर में स्वेलिंग बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि सूखा रोग है ना। सूखे रोग में ऐसे ही जैसे फूल सूख जाता है, पेड़ पौधे सूख जा रहे हैं तो कैसे दिखते हैं, वैसे शरीर भी धीरे धीरे सूखने लगता है। तो ये लक्षण है। जो शरीर का वजन है वो अत्यंत कम होने लगता है, लंबाई जो है उसमें वृद्धि नहीं होती है, रुक जाती है। शरीर पर जो वसा का जमाव है वो नहीं होता है, यानी पूरे शरीर में वसी अम्ल का जो जमाव नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी ऊर्जा की भी कमी है, प्रोटीन की भी कमी है। ऐसे में बच्चा क्या दिखेगा, बहुत अधिक उम्र का दिखने लगता है, क्योंकि उसके शरीर में दो न्यूट्रिएंट की कमी है। तो ये सूखा रोग का लक्षण था। मैरास्मिक क्वाशियोकर, मैरास्मिक क्वाशियोकर यानी इन दोनों को मिला के जो रोग हो रहा है वो मैरास्मिक क्वाशियोकर। यानी सोचिए वो कितना भयानक रोग होगा जिसमें क्वाशियोकर से भी बच्चा पीड़ित है और मैरास्मस से भी पीड़ित है। यानी क्वाशियोकर एक दूसरा छोर है, मैरास्मस एक दूसरा छोर है, और दोनों को मिला के एक नया बीमारी मैरास्मिक क्वाशियोकर। तो इसमें तो बच्चों की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि दोनों रोग को मिला के एक रोग हो रहा है। तो ये प्रोटीन की कमी के प्रभाव थे। आगे देखते हैं। ये है आपका क्वाशियोकर और मैरास्मस। स्क्रीन पे आप एक बार देख सकते हैं
और देख के आप समझ सकते हैं कि अगर बच्चा क्वाशियोकोर से पीड़ित है तो दिखने में कैसा दिखेगा, अगर मैरास्मस से पीड़ित है तो फिर दिखने में कैसा दिखेगा। यहाँ पे देखिए बच्चा अंदर से बहुत अस्वस्थ है लेकिन स्वेलिंग है। स्वेलिंग के कारण ऐसा लगेगा बच्चा कि बच्चा हष्ट पुष्ट है, लेकिन ये अंदर ही अंदर इसके मांसपेशियों का क्षय हो रहा है। ये बच्चा सूखे रोग से ग्रसित है, तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं इसके शरीर पे वसा का कोई लेयर नहीं है, चेहरे पे किसी भी अंग पे वसा का लेयर नहीं है और एक कंकाल के समान दिख रहा है। तो ये प्रोटीन यहाँ पे दिख रहा है आपको, प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन, यानी यहाँ पे प्रोटीन की भी कमी है, एनर्जी की भी कमी है, इसलिए यह प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का शिकार है। आगे देखते हैं प्रोटीन की मांग को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पे आपको कुछ कारक दिख रहे हैं, जैसे शारीरिक क्रियाशीलता, यानी हमारी शारीरिक क्रियाशीलता जिस प्रकार से रहती है हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी वैसी रहती है, क्योंकि शारीरिक जो क्रियाशीलता है वो 3 प्रकार से होते हैं, एक अधिक क्रियाशील व्यक्ति, एक मध्यम क्रियाशील व्यक्ति और एक निम्न क्रियाशील व्यक्ति। तो 3 प्रकार की क्रियाशीलता को डिवाइड किया गया है। तो जिसकी जैसी क्रियाशीलता रहती है उसको प्रोटीन की मांग भी उतनी ही रहती है। अब लिंग यानी पुरुष और स्त्री, तो इस हिसाब से यहाँ पे अगर बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो पुरुषों को अधिक प्रोटीन की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे लिंग में यह बताया गया है कि फीमेल को प्रोटीन की अधिक जरूरत होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का निर्माण होना उनके शरीर में, हीमोग्लोबिन का निर्माण शरीर में होना अति आवश्यक होता है और हीमोग्लोबिन का निर्माण प्रोटीन के द्वारा ही होता है, जिसके कारण स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा अधिक प्रोटीन की जरूरत होती है। गर्भवती एवं धात्री अवस्था, गर्भावस्था में एक माँ के गर्भ में एक शिशु का निर्माण हो रहा है, पहले तो निर्माण हो रहा है फिर वृद्धि एवं विकास हो रही है। तो ऐसे में गर्भवती माता को प्रोटीन की आवश्यकता अधिक रहती है, यानी अगर किसी नॉर्मल महिला को 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है तो प्रेगनेंसी में इनको 15 ग्राम एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। इसी तरह धात्री अवस्था में भी, धात्री अवस्था यानी लैक्टिक मदर, दूध पिलाने वाली माता, तो उनके भी आहार में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाता है, यानी अगर प्रेगनेंसी में +15 है तो धात्री अवस्था में +25 कर देंगे, क्योंकि दूध का निर्माण भी होना है, क्योंकि शिशु टोटली अपनी माँ पे डिपेंड है, पूरी तरह से माँ पे आश्रित है, तो माँ का आहार जैसा रहेगा शिशु की वृद्धि एवं विकास भी वैसी ही रहेगी। इसके अलावा उम्र आपको मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि कुछ उम्र ऐसी है जिसमें वृद्धि एवं विकास बहुत तीव्र गति से होती है, लेकिन कुछ उम्र ऐसा है, कुछ अवस्थाएं ऐसी है जिस अवस्था में वृद्धि एवं विकास बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन अवस्थाओं के हिसाब से, उम्र के हिसाब से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अलग होती है। अब जैसा कि किशोरावस्था तक वृद्धि एवं विकास अति तीव्र गति से होता है, इसलिए किशोरावस्था तक प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो अधिक हो जाती है, प्रौढ़ावस्था में थोड़ी कम हो जाती है, पुनः वृद्धावस्था में बढ़ जाती है। यानी एक शिशु जब माँ के गर्भ में है तब से लेके किशोरावस्था तक प्रोटीन की मांग को कभी कम होती ही नहीं है, प्रौढ़ावस्था में थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये भी दिख रहा है शारीरिक क्रियाशीलता, अगर कोई व्यक्ति प्रौढ़ावस्था में है लेकिन मजदूर है या फिर रिक्शा चालक है या फिर उसका शारीरिक श्रम बहुत अधिक है, तो उसकी अवस्था या उम्र नहीं देखनी है, बल्कि उसकी शारीरिक क्रियाशीलता देखनी है और उसी हिसाब से उसको प्रोटीन देना है उसके डेली डाइट में। इसके अलावा बुखार की अवस्था में अगर हमारा शरीर किसी रोग से ग्रसित हो जा रहा है तो जाहिर सी बात है वीकनेस हो जाता है, जो हमारे सेल्स हैं वो डैमेज होते हैं, तो बुखार की अवस्था में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ऊर्जा पूर्ति के लिए अगर कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो गया है, उसके शरीर में ऊर्जा की कमी हो गई है, तो ऐसे कंडीशन में प्रोटीन की मांग को बढ़ा दी जाती है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी उम्र में हो, किसी भी अवस्था में हो, या फिर उसका शारीरिक श्रम कैसा भी हो। यानी अगर शरीर में ऊर्जा की कमी है तो ऐसे में उसके शरीर में प्रोटीन की मांग बढ़ जा रही है। कुपोषण में सहायक, अगर बच्चा या कोई व्यक्ति कुपोषित है तो इस कंडीशन में उसके डेली डाइट में प्रोटीन की मांग को बढ़ा दी जाती है। तो ये था प्रोटीन की मांग को प्रभावित करने वाले कारक। आगे देखते हैं प्रोटीन का पाचन
तो प्रोटीन का पाचन 3 भाग में होता है, यानी जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र के 3 भाग में होता है, जो कि आपका अमाशय, पक्वाशय और शेषांत्र। इन 3 भागों में प्रोटीन का पाचन होता है। ये था आपका प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में आपने सब कुछ पढ़ लिया है, यानी अब प्रोटीन में कुछ बाकी नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूट्रिएंट के साथ मिलते हैं, और तब तक के लिए थैंक यू।